क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है तो पहले एक ओवरव्यू लेंगे कि कैसे कवर करेंगे हम ये पूरे कोर्स में। 14 डेज का कोर्स रहेगा, मतलब अराउंड 14 डेज, वील ट्राई टू फिनिश इट इन 14 डेज। ओके, इसमें पहले तो क्योंकि ये प्रीलिम्स का कोर्स है, तो वैसे भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो तो बेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, है ना। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू सिट इन द एग्जाम हॉल। उससे पहले आप कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, ठीक है। और अगर आपने कभी स्ट्रैटेजी सर्च की होंगी कि प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो फर्स्ट थिंग जो हर कोई मेंशन करता है वो यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज उससे आपको सिलेबस का आइडिया लगता है, राइट। इकोनॉमी का अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस निकाल के देखोगे तो सिर्फ इतना लिखा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, और 3-4 चीज़ें और मेंशन है, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं है कि आपको कितना प्रिपेयर करना है, कहाँ से क्या प्रिपेयर करना है। तो जो रेलेवेंट पार्ट है वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। और उन क्वेश्चंस जिस पोर्शन से आए हैं उनको कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, राइट। तो हमारा इस कोर्स का स्ट्रैटेजी यही होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे, उसके साथ उससे रिलेवेंट जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए एक और चीज़ होती है कि आप एनसीईआरटीज पढ़ो, हर कोई मेंशन करता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, राइट। वो किस लिए, बिकॉज उससे बेस क्लियर होता है आपका, राइट। जितना ज़्यादा बेस क्लियर होगा आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी, राइट। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका एक एक कीवर्ड उठाएंगे, छोटी से छोटी चीज़, मे बी आप शायद इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो तो आप इकोनॉमिक्स में क्लियर हो, लेकिन फिर भी कई बार बिल्कुल बेसिक चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, तो हम उसको क्लियर करेंगे एंड वील ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस कि क्वेश्चन निकालना कैसे है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आंसर नहीं लिखना है, हमें ऑप्शंस में से चूज करना है। ओके, सो वो स्ट्रैटेजी हम देखेंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ओनली रेलेवेंट थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस क्रैश कोर्स। ओके, सो पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन रहेगी। ये एक चैप्टर लिस्ट हमने बनाई है, ठीक है। इसमें 10 टॉपिक्स में कवर किया है हमने। ये दिस इज डन बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद 10 चैप्टर्स में इसको सेग्रीगेट किया है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे और इन सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो आप एक बार नोट डाउन कर लो ये 10 टॉपिक्स। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन में, जिसमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये कवर करेंगे। देन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हैप्पीनेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें जीडीपी, जीएनपी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। देन इकोनॉमिक प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इन द इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसमें प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, सब कुछ वील बी कवरिंग, ठीक है। देन इज इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल के कॉन्सेप्ट्स, एग्रीकल्चर में जितना इकोनॉमी का पार्ट है, MSPs, प्रोक्योरमेंट प्राइजेस, जो भी न्यूज़ में भी रहता है करंट अफेयर से लिंक करके वील बी कवरिंग। देन इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, इसमें RBI, बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी, सब कुछ कवर होगा। देन फिस्कल पॉलिसी, एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया, इसमें BOP का पार्ट, राइट। देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आपने पहले प्रीवियस ईयर्स देखे होंगे तो उसमें इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस कवर करेंगे। ओके, ये नोट डाउन कर लो।
बेटा ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप भी ट्राई करना, ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन वील डिस्कस. ओके, डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू. ठीक है, तो इसमें हाई सेविंग इकोनॉमी, वेट, हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंक्रीज इन आउटपुट. ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं हमारे पास. इसका आंसर किसी को आता है? ओके ओके, अब एक बार हम समझते हैं कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसमें 3 कीवर्ड्स हैं, हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंक्रीज इन आउटपुट. ये बोल रहे हैं कि डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, सेविंग हो रही है हमारी कंट्री में जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रही है, बट लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है. तो उसका मतलब क्या है, मतलब वो क्यों हो रहा है, दिस इज हैपनिंग बाय. ओके, सो इसका एक बार हम कॉन्सेप्ट समझेंगे. पहली चीज कि कैपिटल क्या होती है, व्हाट इज कैपिटल. कैपिटल फॉर्मेशन समझने से पहले व्हाट इज कैपिटल. सो व्हाट इज कैपिटल? ओके, बेसिकली डिफरेंट कंटेक्स्ट में होता है, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही कंटेक्स्ट है कैपिटल का. डिफरेंट कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं, जैसे इसमें फाइनेंशियल वेल्थ को भी कैपिटल बोलते हैं. ठीक है, अगर मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे कैपिटल चाहिए, मतलब मुझे पैसा चाहिए, मुझे फाइनेंशियल वेल्थ चाहिए टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. उसके बाद हम ह्यूमन कैपिटल, एक वर्ड होता है ह्यूमन कैपिटल, उसमें क्या होता है, हमारी स्किल्स. ठीक है, द कैपेसिटी टू वर्क, ओके, द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल, दैट इज अ ह्यूमन कैपिटल. सिमिलरली कैपिटल इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर कैपिटल, जो आप बोल रहे थे अभी कि हम उस कैपिटल को यूज करके मोर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है. कि आप नई कैपिटल आ रही है, कैपिटल मतलब मशीनरीज या फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, जिसके थ्रू हम और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं. दैट इज व्हाट यू वर मेंशनिंग. ठीक है, तो डिफरेंट कंटेक्स्ट में कैपिटल होती है. अब कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस जिससे कि आप आगे बढ़ते हैं, मतलब कैपिटल फॉर्म हो रही है उससे. ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन. तो पहले तो कैपिटल आएगी कैसे? ठीक है, अब मैं सेव करूंगी तब मेरे पास पैसे आएंगे, तब मैं आगे जाके बिजनेस पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, अगर हम इसके कंटेक्स्ट में देखते हैं तो. ठीक है, पहले मुझे सेविंग करनी होगी, मेरे पास पैसे होंगे, फाइनेंशियल वेल्थ होगी, एंड देन आई विल बी एबल टू इन्वेस्ट इन बिजनेस. राइट, सो फर्स्ट थिंग इज सेविंग. ठीक है, सो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इज सेविंग. पहले क्रिएशन ऑफ सेविंग होती है, देन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड देन इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स. ठीक है, फर्स्ट आई विल सेव. अब सेव करता कौन है? या तो पीपल, दैट इज हाउस होल्ड्स, और कॉर्पोरेट्स विल सेव, और गवर्नमेंट विल सेव. ठीक है, अब किस तरीके से सेव कर सकते हैं हम? अगर हम कंजम्पशन कम करेंगे तो हमारी सेविंग ज्यादा होगी, तो हम कंज्यूमर गुड्स पे अगर इनकम कम स्पेंड करेंगे तो हम सेव कर पाएंगे. कॉर्पोरेट्स का भी सेम होता है, अगर वो प्रॉफिट्स को कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितना ज्यादा उनका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा उतना उनका सेविंग्स होगा. सिमिलरली गवर्नमेंट्स का, जितना वो बजट में डिफरेंट चीजों को कम एलोकेट करेंगे, दे कैन सेव विद देमसेल्व्स. ठीक है, सो इन दिस वे दे कैन सेव. उसके बाद वो मोबिलाइज होगा. अगर मैंने कुछ सेव किया है, ठीक है, आई हैव सेव्ड माई मनी, आई कैन इन्वेस्ट इन इट एनीवेयर. ठीक है, मैं इक्विटीज में, बॉन्ड्स में, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती हूँ. ठीक है, अब जिसको मैं दे रही हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, दैट विल बी द इन्वेस्टी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, उसको अपनी प्रोडक्शन लाइन को एक्सपैंड करना है. ओके, अब उसको एक्सपैंड करना है, लेकिन वो कुछ चीजें देखेगा उसमें कि वाई, क्यों वो एक्सपैंड करे. ठीक है, फर्स्ट थिंग उस चीज की डिमांड होनी चाहिए मार्केट में. ठीक है, अगर वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहा है, उस पर पैसा लगाना चाह रहा है, कोई भी हम किसी भी चीज पे पैसा लगाते हैं तो सोच के लगाते हैं कि हमें उससे कुछ रिटर्न मिलेगा. राइट, तो मुझे अगर उसको एक्सपैंड करना है, पहली चीज उसको डिमांड होनी चाहिए मार्केट में, उसके पास पैसा होना चाहिए, लोगों के पास पैसा होना चाहिए कि वो खरीद सके. ठीक है, दूसरी चीज कि जितना वो इन्वेस्ट कर रहा है उसको उतना रिटर्न मिल सके.
प्रॉफिट मिल सके वापस, ठीक है। सो सेम चीज है यहाँ पर, ये हमने देख लिया मोबिलाइजेशन की हम बैंकिंग फाइनेंस, ये हम दोबारा रिपीट करेंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। अब हम यहाँ पर है कि पहली चीज डिमांड होनी चाहिए, देन एंटरप्रेन्योर शुड बी विलिंग टू टेक द रिस्क, ठीक है। देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से डिफरेंट कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, ठीक है। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड प्रॉफिट, कि वापस उसको प्रॉफिट मिल सके जितना उसने इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पर आता है आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, दैट मीन्स कितना हम कैपिटल लगा रहे हैं और कितना हमारे पास आउटपुट आ रहा है, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना उससे प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। सो जितना इफ पर यूनिट अगर आप कम इन्वेस्ट कर रहे हो और ज्यादा आउटपुट आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, राइट। अगर आपको पता है कि आप कम पैसा लगाओगे और आपके पास प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो आप उस पर पैसा लगाओगे, right? So that is what is mentioned here. When least investment is required per unit of output, that is low capital output ratio. ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस, ठीक है। यहाँ पे पूछा है हाई सेविंग इकोनॉमी है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है, नॉट रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। सो इसका मतलब क्या है, क्यों आउटपुट नहीं आ रहा है? क्योंकि कैपिटल ज्यादा लगा रहे हैं और आउटपुट नहीं आ रहा है, सो दैट मीन्स हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है। समझ में आया आपको? ठीक है, सेविंग्स हो रही है, आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, सेविंग्स हो रही है जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रही है, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा। तो वो इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है कंट्री में, ठीक है। सो हम कैपिटल ज्यादा लगा रहे हैं बट आउटपुट उतना नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बार उसको दोबारा से फ्लो चार्ट देखते हैं। यहाँ से सेविंग्स का हमने पढ़ा था, ठीक है। सेविंग्स कौन कौन कर सकता है? पीपल कर सकते हैं, कॉर्पोरेट्स या गवर्नमेंट्स। किस वे में कर सकते हैं? पीपल कैन सेव बाय नॉट स्पेंडिंग मोर ऑन कंजम्पशन, corporates can save by not distributing profits much, and government can also save by taking it with themselves, ज़्यादा हम कम allocate करें अगर funds, ठीक है। उसके बाद mobilize कैसे कर सकते हैं? हम बैंकिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन कॉर्पोरेट्स भी बैंकिंग फाइनेंशियल मार्केट्स में कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी थ्रू बजट, ठीक है, हम मोबिलाइज कर सकते हैं। देन आप इन्वेस्टमेंट जब करते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किस किस चीज़ को देखेंगे? डिमांड होनी चाहिए मार्केट में, entrepreneurs should be willing to take the risk, then there should be presence of stable economic conditions and stable political conditions and expectation of good profit or return on investment, ठीक है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम किस वे में देखेंगे कि कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, हम कितना कैपिटल लगा रहे हैं और कितना आउटपुट आ रहा है, ठीक है। सो सिमिलर चीज यहाँ पर है, हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है बट आउटपुट नहीं हो रहा है, दैट इज ड्यू टू हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। अगर लो कैपिटल आउटपुट रेशियो है दैट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है। और लो का मतलब लो कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब कैपिटल लो है, आउटपुट ज्यादा है, और हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब हाई कैपिटल है, आउटपुट कम है, ठीक है। सो विच इज नॉट गुड, लो कैपिटल आउटपुट रेशियो इज गुड, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं इफ यू वांट। उसके बाद एक ही लाइन लिख लीजिए, व्हेन लीस्ट इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट,
when least investment is required per unit of output, there is low capital output ratio. And vice versa. ठीक है, समझ आया? ओके, हाँ जी, चलो सेकेंड क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन पहले आया था 2018 में और ये बहुत पहले भी आया था 1995 में. ठीक है, सेम क्वेश्चन है. द मेन रीजन फॉर लो ग्रोथ रेट इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ हाई रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन इज. हाई रेट ऑफ सेविंग्स, कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा है. सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंट वे में पूछा गया है. ठीक है, सो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो. ठीक है, हाई कैपिटल आउटपुट इज लेस, सो दैट इज व्हाई देयर इज लेस लो ग्रोथ रेट. ओके. थर्ड, human capital formation as a concept is better explained in terms of a process which enables one and two. Okay. One, three, and four. Okay. पक्का? अगर यहाँ पर नॉट करेक्ट आता तो शायद 1, 3 and 4 होता. देखो, ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था ये. ह्यूमन कैपिटल is also used in reference to human beings, that is human capital. It is a measure of the skills, education, capacity and attributes of labor which influence their productive capacity and earning potential. जब हम ह्यूमन बींग्स का पोटेंशियल बढ़ाते हैं, उनको स्किल्स प्रोवाइड करके, एजुकेशन प्रोवाइड करके, उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाकर, ठीक है, उनको व्हेन द ह्यूमन बींग्स इन आवर कंट्री इज पोटेंशियल इनफ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द नेशन, दैट इज ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल सिर्फ इतना ही है, इससे आगे नहीं. तो आंसर इज दिस, increasing the knowledge, skill levels and capacities of the people of the country. That is human capital. So answer is B only. Okay, so just write down the definition of human capital from here. लिख लो फिर से. It is a measure of the skills, education, capacity and attributes of labor which influence their productive capacity and earning potential. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. जब आपको पता है कि यही है तो फिर आप कंफ्यूज मत हो कि 1 and 2 हो सकता है. हाँ, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए ही दिए जाते हैं ऑप्शंस. तो जो एग्जैक्ट मीनिंग है सिर्फ उस पर फोकस, सिर्फ उस पर ही रखो. ठीक है. Then is fourth question. Increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development if industrial output fails to keep pace with agricultural output, agricultural output fails to keep pace with industrial output, poverty and unemployment increases, imports grow faster than exports. Connote.
क्वेश्चन का मतलब है कि रियल जीएनपी बढ़ने से जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ऐसा क्यों? समझते हैं इसको। देखो, इसमें कॉन्सेप्ट किसका लगा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। क्या डिफरेंस क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट में? ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपने ऑप्शन में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ग्रोथ क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? यस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, इतना डिफरेंस है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, और नंबर्स में काउंट करते हैं हम। जब नेशनल इनकम बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, जीएनपी की ग्रोथ हो रही है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। जब डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर इंसान का लाइफस्टाइल हु इज लिविंग इन अ कंट्री। ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, यहाँ पर क्या पूछा गया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, so economic development, it is a process where there is improvement in the lives of all peoples in the country, all people in the country. This involves not only living standards such as availability of goods and services, but also the promotion of attributes such as self-esteem, dignity and respect, and the enlarging of people's freedom to choose and to take control of their own lives. ठीक है, so that means कि और economic development में economic growth भी included होती है। ठीक है, growth तो होगी, क्योंकि उसके बिना development कैसे होगी? जब पैसा होगा तभी हम इन चीज़ों पे लगा पाएंगे ना। अगर हमें एजुकेशन में पैसा खर्च करना है या किसी भी चीज़ में जिससे कि उनका लाइफस्टाइल इंक्रीज हो सके, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए, तो ग्रोथ तो चाहिए, बट उसके साथ साथ डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ओवरऑल लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सके। ठीक है, सो यहाँ पर क्या पूछा गया है? इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी इंक्रीज होने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि इंक्रीज होगी। ठीक है, हायर लेवल होगी। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें क्या चाहिए? कि पॉवर्टी कम हो, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो। ठीक है, उसी से डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट का एक पार्ट ये भी है ना कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है। वन ऑफ द पार्ट इज दिस ऑल्सो। सो वो जब नहीं हो रहा, दैट इज वाई डेवलपमेंट नहीं हो रही। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। ये डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। जब आप ग्रोथ के बारे में बात करोगे तब वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आ सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट में हम ये सब क्वांटिटेटिव टर्म्स देखते ही नहीं है, सिर्फ क्वालिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल्स, एजुकेशन, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, लाइफस्टाइल। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे यूज किया, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, एनलार्जिंग द पीपल्स कैपेसिटी। ठीक है, आ गया समझ? अभी एक देख लो, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तो दिखा ही दिया मैंने, तो कैसे बता नोट बोली तो हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इट्स नॉट नेसेसरी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। सो दैट इज व्हाई दिस इज फॉल्स। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ प्री कंडीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमी में पैसा होगा, तभी हम कुछ और प्रोवाइड कर पाएंगे, तभी हम पॉवर्टी रिड्यूस कर पाएंगे, तभी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, जॉब्स दे पाएंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो चाहिए डेवलपमेंट के लिए भी। सो इट इज अ प्री कंडीशन। सो दिस इज ट्रू। सफिशिएंट नहीं है, बट इट इज अ पार्ट। सफिशिएंट नहीं है बट नेसेसरी है। ना अच्छा, ये हो गया हमारा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ लिखना है इसमें से? अंडरस्टूड? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अब हम डेली क्या करेंगे, क्योंकि इंडेक्स, रिपोर्ट्स, कमिटीज, इन सबसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ कुछ चीजें जो न्यूज में रही हैं जिनका चांसेस है कि आ सकती हैं, सो दैट आई हैव टेकन, एंड उसके अराउंड क्या क्या पूछा जा सकता है, दैट ऑल्सो वील डू। ओके, सो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन देता है? जब भी इंडेक्सेस या रिपोर्ट्स की बात होती है ना, तो आपको दो चीजें देखनी है। एक तो कि किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन प्रोवाइड करता है वो। ठीक है, दूसरा कि डायमेंशंस क्या है, किस बेसिस पर आती है। ठीक है, इन दो चीजों पर ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है,
अब इसका एक बार देख लेते हैं. The Global Gender Gap Index was introduced by the World Economic Forum in 2006 as a framework for capturing the magnitude of gender-based disparities and tracking the progress over time. Disparity और मतलब 0 to 1 की रेंज में काउंट होता है. 0 का मतलब एब्सोल्यूट डिस्पैरिटी, 1 का मतलब एब्सोल्यूट पैरिटी. एब्सोल्यूट पैरिटी का मतलब कि कोई इक्वल है सब कुछ. डिस्पैरिटी का मतलब अनइक्वल, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं. ठीक है. अब डायमेंशंस क्या है, ये आप लिख लेना. ठीक है. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में क्या क्या डायमेंशंस देखे जाते हैं. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब फीमेल और मेल्स में, मेन एंड विमेन में कैसे. एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. ठीक है. बिकॉज अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखोगे वो दूसरी रिपोर्ट का है, उसमें डायमेंशंस पूछे गए हैं. सो राइट दिस डायमेंशंस फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. राइट इट डाउन वंस. ये लिख लो आप एक तो. द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज गिवन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. और ये लास्ट लाइन, इट कैप्चर्स जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज अक्रॉस 4 डायमेंशंस. Economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, political empowerment. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are the indicators used by IFPRI to compute the Global Hunger Index report? ये 2016 में आया था, लेकिन अब इट इज नॉट यूज बाय, मतलब IFPRI अब नहीं देता है. दैट वील सी अभी. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या आ सकता है? One only. तीनों आएंगे. हाँ. ओके. अब एक चीज, तीनों आएंगे. अभी देखते हैं हम कैसे. तभी मैंने बोला था कि डायमेंशंस इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे अभी यहाँ पर कंफ्यूजन होगी, ऐसे ही यहाँ भी हो सकती थी, तभी ये डायमेंशंस लिखवाए हैं. ठीक है. तो ये क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या डायमेंशंस आते हैं. ओके. अब ये IFPRI वर्ड लिखा था. एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है जो आप अभी नोट डाउन कर लेना, कि पहले जो स्टार्ट किया था, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, तो स्टार्ट किया था बाय इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI, जो यहाँ पर मेंशन्ड है. ठीक है. बट नाउ इट इज आउट ऑफ इट. ओके. IFPRI एंड वेल्थ हंगर लाइफ ने स्टार्ट किया था. बट उसके बाद 2007 में इरिश एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड ने ये को पब्लिशर बने थे. लेकिन अब जो है सिर्फ वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड ही इसको निकालते हैं, इस रिपोर्ट को. ठीक है. सो यू शुड नो कि IFPRI इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट नाउ.
ठीक है। सेकेंडली इसमें तीनों आएंगे, बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अंडरनरिश्ड, देन और एक और चीज यहां पर देखने की है, प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। कई बार इसमें भी कंफ्यूजन होती है, वो अंडर द एज ऑफ 10 लिख देंगे, ठीक है। अंडर द एज ऑफ 5 सफरिंग फ्रॉम वेस्टिंग, सफरिंग फ्रॉम स्टंटिंग एंड मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। तो तीनों आएंगे, मोर्टेलिटी भी, अंडरनरिशमेंट भी और स्टंटिंग भी, ठीक है। ये आपको पता है स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? एज के हिसाब से कम हाइट मतलब स्टंटिंग, एज के हिसाब से कम वेट मतलब अंडर वेट, और हाइट के हिसाब से कम वेट दैट मीन्स वेस्टेड, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लो, 4 कंपोनेंट इंडिकेटर्स, और ये सारा ही लिख लो आप। पीडीएफ तो मैं दे दूंगी, आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा। सो एक ये पॉइंट लिख लो आप, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वॉज इनिशियली पब्लिश्ड बाय, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, इफ्प्री, एंड वेल्थ हंगर लाइफ in 2007 द Irish NGO, इसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये एक साथ है। बस एक लाइन लिख लेना, नाउ इफ्प्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, लिख लिया। फोर कंपोनेंट्स बस शॉर्ट में लिख लो, अंडर नरिश, वेस्टिंग, स्टंटिंग एंड मोर्टेलिटी रेट। शॉर्ट में लिख लो बस, मोर्टेलिटी रेट, वेस्टिंग, स्टंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to Indian economy, consider the following statements. First, the rate of growth of real gross domestic product has steadily increased in the last decade. The gross domestic product at market price in rupees has steadily increased in the last decade.
So you mean both 1 and 2? रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज नहीं हो रहा है, जीडीपी का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी इज नॉट इंक्रीजिंग. हम ऐसे स्टेडीली भी तो वर्ड यूज किया हुआ है ना, थोड़ा बहुत इंक्रीज होने में स्टेडीली इंक्रीजिंग नहीं आएगा ना, ठीक है. तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, बट ये नहीं है, रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट जीडीपी एट मार्केट प्राइस हैज बीन इंक्रीजिंग, ठीक है. तो ये हमें देखना है. इसका मतलब क्या है, मतलब क्वेश्चन को दिखाने का मतलब पर्पस ये है कि आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, मतलब आपको फिगर्स पता होनी जरूरी नहीं है, बट आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज होना और जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज होना इज डिफरेंट थिंग, ठीक है. सो इसका आंसर इज बी ओनली. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, रियल जीडीपी इज नॉट इंक्रीजिंग, बट जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस इज इंक्रीजिंग, ओके. सो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए इसका. नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना. अब ये जो है इट इज नॉट फॉर दिस पर्पस बट फॉर द अदर पर्पस. पहले इसका आंसर बताओ. जन धन, धन का मतलब फाइनेंस, ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है. अब इसका पर्पस ये है क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत जगह पे मेंशन किया गया है, हमारे बजट में मेंशन किया और बार बार वर्ड्स आ रहे हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब पता होना चाहिए. फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त, ये पुराना हो चुका है, बट फाइनेंशियल इंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? ठीक है, अब आप ये बताओ, इसका आंसर बताओ, ट्रू और फॉल्स बताओ. फर्स्ट का देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपका अकाउंट खुल जाए, ठीक है. फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि आप जिनके लिए कर रहे हो वो उस मतलब जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, वो सबके पास एक्सेसिबल होना चाहिए, वो यूजफुल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है, फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स इन द कंट्री, ठीक है. उसको इंक्लूजन का मतलब वी आर इन्वॉल्विंग एवरीबडी. और फाइनेंशियल का मतलब क्या है कि जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो सबको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है. तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सेसिबल हो, वो अफोर्डेबल हो उनके लिए, वो यूजफुल हो उनके लिए, ठीक है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल. तो सिर्फ इतना नहीं कि आपने बैंक अकाउंट खोल दिया तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी. और ऑब्वियसली इन इंडिया द रेट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इज नॉट 100%, इट्स अराउंड 54.6% के अराउंड है, ठीक है. तो इट इज नॉट इवन नियर 100, ओके. लेकिन ये हमारा हमेशा से टारगेट रहा है और हमेशा मेंशन किया जाता है कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव करना है. और ये बोला भी जा रहा था कि हाँ बैंक अकाउंट्स खुल गए हैं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन 100% होने वाली है, बट इट्स नॉट इवन 50, इट्स अराउंड 50% only, okay. So financial inclusion is where individuals and businesses have access to useful and affordable financial products and services that meet their needs, that are delivered in a responsible and sustainable way. So useful, affordable and they are able to meet the needs and responsible and sustainable delivery, ठीक है. अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या चाहिए होता है लोगों को. अगर कोई फार्मर है तो उनको लोन्स चाहिए होते हैं, तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने की अवेलेबिलिटी, उनको एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है. देन इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, देन सेविंग्स एंड पेमेंट्स, जनरल बैंकिंग के एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ओके. सो दीज आर द थिंग्स, डायमेंशंस, ओके. सो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो फॉल्स एंड दिस इज ऑल्सो फॉल्स, बोथ आर फॉल्स,
ठीक है, द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू ए ए बोथ आर रॉन्ग। अब दोबारा पढ़ो एक बार। क्या इतना डीप में मत जाओ, बिल्कुल सिंपल वे में सोचो। ये क्यों नहीं है? कुछ मेंशन तो किया नहीं हो। अब एक बताओ, आपके अकॉर्डिंग? नहीं। अब बताओ बी कैसे हो सकता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस, आप अपने आप थोड़ी अज्यूम कर सकते हो कि क्लोज इकोनॉमी है। और ये क्यों नहीं है? प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स प्रॉब्लम है यहाँ पर। नेशनल्स तो कहीं पे भी हो सकते हैं। यहीं से आपको पता लगा ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। फाइनल, तो आंसर इज डी। हाँ, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इतना कंफ्यूज होने की, सब कुछ एक जैसे ही मिलेगा ऑप्शंस में, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे। ठीक है, एक बार समझते हैं इसको। नेशनल इनकम क्या होती है? और सबसे पहली चीज तो ये कि हम ये लगाकर नहीं चल सकते कि ये इंडिया के बारे में पूछा गया है। ओके, यहाँ पे क्या पूछा है? ऑफ अ कंट्री, ऑफ इंडिया नहीं पूछा। तो आप ये लगा, और इंडिकेटर सब कंट्रीज के डिफरेंट होते हैं। कोई जीडीपी के अकॉर्डिंग करता है, कोई एनएनपी के अकॉर्डिंग करता है, कोई एनडीपी के। इंडिया में कौन सा क्या इंडिकेटर है नेशनल इनकम का? नेशनल इनकम का इंडिकेटर क्या है इंडिया में? मतलब जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, एट एफसी या एट मार्केट प्राइस या एट फैक्टर कॉस्ट, क्या है? इट इज एनएनपी एट एफसी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी इंडिया मेंशन नहीं है। द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू, तो नेशनल इनकम एक जनरल वे में पूछा गया है। ठीक है, नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की, ठीक है, तो किसी भी कंट्री की मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड के बेसिस पर नेशनल इनकम निकलती है। ठीक है, so what is national income? There are various indicators or numbers that can be used to denote the national income of a country, of any country, और उसके लिए डिफरेंट है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है पता है? ये क्या होता है डिफरेंस? जीडीपी क्या होता है? By the resident of the country, जरूरी है क्योंकि ग्रॉस है तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। ऐसा क्यों? देखो जीडीपी है ना, इनका मतलब क्या है?
सिर्फ सिर्फ जीडीपी में क्या क्या इंक्लूड होता है? मतलब जीडीपी का मतलब क्या है? जैसे अभी मैंने बोला रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, तो जरूरी है रेजिडेंट ऑफ द कंट्री होना चाहिए? विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जीडीपी देखो सिंपल वे में, ग्रॉस डोमेस्टिक का मतलब ये है कि आप टेरिटरी में हो, प्रोडक्ट का मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब कोई भी है, चाहे वो बाहर के लोग हैं लेकिन हमारी टेरिटरी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा। वो जरूरी नहीं है कि हमारे इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी है लेकिन प्रोडक्शन हमारी टेरिटरी में होनी चाहिए। ग्रॉस का मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन का कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू है, ठीक है। जब हम नेट में चले जाते हैं तब यहाँ से डेप्रिसिएशन डिडक्ट होती है, ठीक है। जब नेशनल में चले जाते हैं तब होता है कि कहीं पे भी प्रोडक्शन हो रही है, मतलब विद इन द टेरिटरी की बाउंड्री नहीं रहती उसमें, ठीक है। तो उसमें हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड को माइनस कर लेते हैं, मतलब प्लस कर लेते हैं, फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर लेते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, ठीक है। तो वो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो बाहर भेज रहे हैं पैसा, और हमारे लोग मतलब इंडियंस का पैसा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सो वो नेशनल में आएगा, तब बोलते हैं हम रेजिडेंट भी नहीं, वो नेशनल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारी टेरिटरी में होना चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। सो इतना डिफरेंस है डोमेस्टिक और इसमें। तो जीडीपी एनडीपी का मतलब क्या हुआ? नेट में आए तो डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो। डेप्रिसिएशन क्या होती है? ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है। और जीएनपी जब कर रहे हैं तो क्या होगा? फ्रॉम अब्रॉड प्लस होगा, टू अब्रॉड माइनस होगा, तो नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। और इंडिया की जीएनपी ज्यादा है या जीडीपी ज्यादा है? अब जीएनपी जीडीपी से कम है इंडिया की या ज्यादा है? डिफरेंस क्या है कि नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा, मतलब हमारे यहाँ से पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है या बाहर का पैसा हमारे पास ज्यादा आ रहा है? हमारी जीएनपी इज लेस देन जीडीपी, वो इसलिए बिकॉज हमारी नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन नेशनल इनकम टू अब्रॉड। जो हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है वो ज्यादा जा रहा है, जो हमारे पास आ रहा है वो कम आ रहा है, ठीक है। इनकम जो हमारे लोग बाहर से इनकम भेज रहे हैं वो कम भेज रहे हैं, जो बाहर के लोग यहाँ से इनकम लेके जा रहे हैं वो ज्यादा लेकर जा रहे हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। इन इंडिया, यहाँ पे आप ये नोट डाउन कर सकते हो, इन इंडियाज केस जीएनपी इज लोअर देन जीडीपी, इट मीन्स दैट NFIA फ्रॉम इंडिया इज नेगेटिव। ये सेम सेंटेंस आप कॉपी कर लो। ठीक है, जीएनपी इज लोअर देन जीडीपी, ये हो गया ना हमारा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरीली हैव टू अकर इफ necessarily have to occur. Volume of CND.
नहीं, इसमें यही ऑप्शन है। तो डी आपके अकॉर्डिंग। चलो ऑप्शंस देखते हैं। पहले देयर इज टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी में टेक्निकल प्रोग्रेस होने से हमारी कंट्री का क्या लेना देना, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो कम ही होगी ग्रोथ, ज़्यादा नहीं होगी। कैपिटल फॉर्मेशन, और इसमें आप कंफ्यूज हो। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी जब आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया पे इम्पैक्ट होगा, कि आपकी कंट्री पे इम्पैक्ट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो नेसेसरली तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन से क्यों नेसेसरली, बिकॉज कैपिटल देखो, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है तो कैपिटल फॉर्मेशन होने का मतलब क्या होता है कि आप कैपिटल उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के वे में अगर आप सोचते हो, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आप जितना ज़्यादा जो कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो मार्केट में, मतलब मशीनरीज ज़्यादा आ रही है या टूल्स ज़्यादा आ रहे हैं, इक्विपमेंट ज़्यादा आ रहे हैं, फैक्ट्रीज बिल्डिंग ज़्यादा बन रही है, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी तो ग्रोथ तो आएगी, ठीक है। समझ आया? कंफ्यूजन बताओ, कंफ्यूजन है तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। वर्ल्ड इकोनॉमी है तो आप जरूरी नेसेसरीली फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है कि इंडिया में भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उससे कोई लेना देना नहीं है उसका। टेक्निकल प्रोग्रेस भी वर्ल्ड इकोनॉमी में हो रही है तो इंडिया में कितना इंपैक्ट होगा वी डोंट नो। पॉपुलेशन ग्रोथ तो वैसे भी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं सकती, तो दिस इज ओनली द आंसर। और कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब भी यही होता है। जब डेवलपमेंट वर्ड आता तो आप ये दिस वाज रॉन्ग, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है तो वो तो कैपिटल फॉर्मेशन से ही आएगी। कैपिटल फॉर्म होगी, जितना ज़्यादा हमारे पास इक्विपमेंट्स होंगे, हमारे पास फैक्ट्रीज बढ़ेंगी, जो भी होगा उससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी और उससे ग्रोथ तो होगी, ठीक है। सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। एक बार हम रिवाइज करते हैं इसको स्टार्टिंग से। हाई सेविंग, कैपिटल फॉर्मेशन, इंक्रीज इन आउटपुट। इसका मतलब क्या था शॉर्ट में, फटाफट। लो कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या होता है, लेस आउटपुट में मोर आउटपुट। तो दैट इज गुड। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो इज नॉट गुड, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, पहले हम सेव करते हैं, सेव करेंगे तो कैपिटल होगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो आउटपुट इंक्रीज होगा, और लेस कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा जब अगर हमें पता है कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो लेस कैपिटल आउटपुट रेशियो इज गुड फॉर द इकोनॉमी। लेस होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है। तो डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है, मतलब कि इसका मतलब है कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल ज्यादा है आउटपुट नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ यही है हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। ये आपको सारा समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन भी सेम था। थर्ड, ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, उसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। हाँ क्वालिटेटिव टर्म्स, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। तो इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। फिर हो गया फोर्थ, इकोनॉमिक डेवलप। अच्छा ये हो गया था हमारा।
पहले आंसर मार्क कर रखे हैं तो कैसे बताएंगे अब? बताओ इसका आंसर क्या था? वो क्यों? इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस? वो सिर्फ एक क्वांटिटेटिव टर्म में है। हाँ, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सब कुछ इंक्लूड होता है और पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। इनफैक्ट पॉवर्टी रिडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर वो नहीं हो रहा है तो डेवलपमेंट नहीं हो रही है। सो दैट इज वाई पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इज द आंसर। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज गिवन बाय, नो 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 कंफ्यूज हो रहे हो, इफ्री कहाँ से आया इसमें? और इफ्री किसका पार्ट था? कौन सा इंडेक्स? हंगर इंडेक्स। कोई बात नहीं। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन कौन है? अब इफ्री नहीं है तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड। हाँ, और जो इफ्री के साथ था वो वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज गिवन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसके 4 डायमेंशंस होते हैं: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स, दिस वाज गिवन बाय फ्री अर्लियर बट नाउ इट इज गिवन बाय वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, इसके भी 4 डायमेंशंस है: अंडर नरिश्ड, वेस्टिंग, स्टंटिंग एंड मोर्टेलिटी। चारों चीजें हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए वेस्टिंग, स्टंटिंग, मोर्टेलिटी का। मोर्टेलिटी का तो पता ही है, अंडरवेट वगैरह। ठीक है, देन इज दिस वन ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ। एक और होमवर्क है ये आपका कि आप ट्रेंड लिख कर लाओगे जीडीपी का। ठीक है, पास 5 डिकेड्स का ट्रेंड लेकर आना कल। रेट ऑफ ग्रोथ का भी एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस के रेट्स, वैल्यूज का भी। ठीक है, ठीक है। और आपके पोर्टल पर 10 मोर क्वेश्चंस ऐड होंगे, उनको आप सॉल्व करना। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अराउंड होंगे वो। ठीक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में, बिफोर द क्लास। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना इज लॉन्च फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है? इंश्योरेंस, नॉर्मल बैंकिंग। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सब जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, क्रेडिट, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, ये सब लोगों को प्रोवाइड की जा सके। 3 वर्ड्स हमने यूज करे थे: एक्सेसिबिलिटी, यूजफुलनेस, अफोर्डेबिलिटी एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ द पीपल। 4 things. Okay, that is financial inclusion. This will also be helpful for you. आप ES भी देने वाले हो या सिर्फ AS वाले हो? 24 में एलिजिबल हो गए आप सिर्फ AS के लिए कर रहे हो? ओके, तो अदरवाइज ऑल्सो अगर आपको मेंस जब लिखोगे आप, तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको एक एक वर्ड पता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का पूरा प्रोसेस आप लिख सकते हो, सो आप अगर ये संभाल के भी रखोगे, सो दिस will be helpful in writing answers as well. Okay, point wise. अच्छा, ठीक। okay. ये हमने कर लिया था। बैंक सिर्फ बैंक अकाउंट्स खोलने से फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होता है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया राइट नाउ इज अराउंड 54.6 के अराउंड है, कुछ ऐसे ही कुछ है। 56.4 है, 54.6 ऐसे ही कुछ है। हाँ, ठीक। The national income of a country for a given period is equal to इंडिया में नेशनल इनकम का इंडिकेटर क्या है? NPAT-FC, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है,
हम 12th में निकालते थे ये, अगर आपको याद होगा, NNP at FC लेकर आते थे। हाँ अब 11th। तो ये मतलब बहुत बेसिक है, लेकिन अब भी पता मतलब आ सकता है। तो यहाँ पर हमें एक और चीज देखनी है क्वेश्चन में, जो हमने अभी भी देखी थी, कि हमें इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं देखना, अगर इंडिया नहीं लिखा हुआ तो, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन वाज नॉट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, ये नॉर्मल ऑफ अ कंट्री लिखा हुआ है, अ कंट्री कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो हम अब ऐसे कंफ्यूज होकर हम सोचते हैं कि इंडिया के कंटेक्स्ट में तो ये आंसर ठीक हो सकता है, ठीक है, तो वो नहीं करना, ठीक है। एक एक वर्ड को, की वर्ड को पकड़ना है, राइट। वो डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट होता है। मतलब वैसे तो जीडीपी एक ऐसा इंडिकेटर है जो हर कोई कंपैरिजन के लिए यूज करता है। हम ग्रोथ का मतलब हम जीडीपी ही आता है हमारे मुंह पे, लेकिन हर कंट्री का अलग अलग एक इंडिकेटर होता है कि वो उस बेसिस पर नेशनल इनकम निकालती है, ठीक है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का अलग तरीका होता है, तो हम एनएनपी एट एफसी पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था। जीडीपी के बाद ग्रोथ का मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। डोमेस्टिक का मतलब विद इन द टेरिटरी, अगर विद इन द टेरिटरी की बाउंड्री हट जाती है तो वो नेशनल हो जाता है। तो जीडीपी की जगह जीएनपी हो जाएगा, जिसमें हम एनएफआईए ऐड कर देंगे, दैट इज नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेशनल इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। ग्रॉस से अगर हमें नेशनल में आना है तो हम डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारी कंट्री में जीएनपी इज लेस देन जीडीपी, why? Because national income to abroad is more than national income from abroad, okay? ठीक है। आज मतलब इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इन इंडियाज केस जीएनपी इज लोअर देन जीडीपी, इट मींस दैट एनएफआई फ्रॉम इंडिया इज नेगेटिव, ठीक है। फिर हो गया ये वाला, सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू अकर इफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है, कैपिटल प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगी तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी इंडिया की, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी ग्रोथ इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ही यही होता है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, और आपको 10 क्वेश्चंस और मिल जाएंगे आपके पोर्टल पर, उनको सॉल्व कर लेना एंड वील बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। ये सारे पास्ट ईयर्स है, लिखा हुआ है यहाँ पर। नहीं, सब में नहीं होता, जैसे इसमें है, इनमें है, किसी में है, किसी में नहीं है, जरूरी नहीं है कि सब में ऐसा होगा। सही है, पास्ट ईयर्स ही है। ओके, थैंक यू।